नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल क्राइम कैप पर। हमेशा की तरह मैं अंकित मिश्रा हाजिर हूँ जुर्म की एक ऐसी दास्तान लेकर जिसके होने से फैल गई थी सनसनी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। उत्तर प्रदेश का एक जिला सीतापुर, जहां हुए एक मास मर्डर यानी सामूहिक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 लोग, एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या एक हत्यारे के द्वारा एक ही रात में कर दी गई। आपको बता दें कि शुरुआत में कातिल जो है वो यहाँ एक ही कत्ल करने का मकसद कातिल का था, लेकिन जब वो उस कत्ल को कर रहा था तब उसे किसी ने देख लिया। अब जाहिर सी बात है, जब कातिल को कत्ल करते हुए किसी ने देख लिया है तो वो उसे जिंदा तो नहीं छोड़ेगा, और वही हुआ। और इस तरह कातिल ने दूसरी हत्या भी कर दी। अब जब 2 कत्ल उसके हाथ से हो ही गए थे तो कातिल के अंदर का शैतान जाग गया। अब उसने एक पूरे परिवार को खत्म करने का इरादा कर लिया। इसके बाद उसने इसी घर में सावित्री सिंह, अनुराग सिंह, अनुराग की पत्नी प्रियंका और उनके 3 मासूम बच्चे, जिसमें एक बच्ची की उम्र 12 साल थी, जबकि दूसरी बेटी की उम्र 8 साल और एक बेटा अनुराग का जिसकी उम्र थी 7 साल। इन 3 मासूम बच्चों की भी इस कातिल ने बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी। कुल मिलाकर एक रात में 6 कत्ल करने के बाद ये कातिल जो है वो इसके अंदर का शैतान थमा, क्योंकि अब घर में हत्या करने के लिए कोई बाकी नहीं था। जितने लोग थे इसने सभी को मौत के घाट उतार दिया। अब 6 लोगों की हत्या करने के बाद ये जो कातिल है ये बड़े शातिर दिमाग का है, जैसा हर कातिल होता है, लेकिन वो दरअसल दिमाग शातिर नहीं होता है, वो होते हैं मूर्ख, बेवकूफ, जो कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन जिस वक्त ये कातिल या ये हत्यारे घटना को अंजाम दे रहे होते हैं उस वक्त ये अपने आप को बेहद शातिर समझते हैं, और ऐसा ही कुछ इस वारदात में भी हुआ। ये जो कातिल है ये अपने आप को बहुत शातिर समझ रहा था, और इसी शातिराना चाल के चलते पूरी वारदात का इल्जाम वो उस व्यक्ति में लगाने की प्लानिंग कर रहा था जिसका मर्डर इस वारदात में इसी रात इसी कातिल ने किया था। यानी जो व्यक्ति मर चुका है, जिसका मर्डर हो चुका है, उसी के सर इल्जाम लगाने की प्लानिंग जो है वो इस कातिल ने कर ली थी। ये चाहता था कि ये जो घर में 6 हत्याएं हुई हैं ये 6 हत्या का मामला बनकर लोगों के सामने ना जाए। कातिल ने इस बात की पूरी तैयारी की थी कि वो इस पूरी वारदात को 5 हत्या और एक सुसाइड का मामला बनाकर लोगों के सामने ले जाएगा, और अपनी इसी प्लानिंग के तहत उसने काम किया। यकीनन सीतापुर में हुए इस हत्याकांड की गूंज पूरे देश में थी, और आप में से भी बहुत से लोग इस बारे में जान चुके होंगे, देख चुके होंगे। सभी न्यूज चैनल्स पर, सभी अखबारों में ये खबर जो है वो हेडलाइन बनकर चली। लेकिन इस हत्याकांड के बारे में आप जो नहीं जानते हैं, आज क्राइम कैप के हमारे एपिसोड में हम आपको उसी सच से रूबरू कराएंगे। वो तारीख थी 11 मई 2024, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर रामपुर थाना क्षेत्र में आने वाला एक गांव पालापुर, इसी पालापुर गांव में रहता था एक शख्स जिसका नाम था अनुराग सिंह, और इसी अनुराग सिंह के घर उस रात में यानी शनिवार की रात में मौत का ऐसा नंगा नाच हुआ जिसके निशान अगले दिन जब आस पड़ोस के लोग और पुलिस ने देखे तो हर देखने वाले के होश फाख्ता हो गए। दरअसल होता है यूं कि 11 मई की रात में यह हत्याकांड को ये कातिल अंजाम देता है। एक के बाद एक घर के 6 लोगों की बेदर्दी से हत्या कर देता है। इसके बाद सवेरे जब आस पड़ोस के लोग सवेरे उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और अनुराग के घर के सामने से कुछ लोग गुजरते हैं तो उनकी नजर अनुराग के घर के बरामदे में पड़े हुए 3 मासूम बच्चों पर पड़ती है। जब वो लोग उन बच्चों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अनुराग के 3 मासूम बच्चे खून से लथपथ हालत में अपने घर के बरामदे में पड़े हुए हैं। आस पड़ोस के लोग कोई एक्शन ले पाते, कुछ सोच पाते, वो बच्चों को संभालते हैं और इसके बाद वो घर के अंदर जाते हैं
और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है, ये बच्चे इस हालत में बाहर कैसे हैं। और जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं, उनके सामने आता है वो मंजर जो उनके होश उड़ा देता है, क्योंकि घर उस समय लाशों से पटा हुआ था। इस घर में एक रात पहले ही, यानी इसी रात कुछ घंटे पहले ही खेली गई थी खून की होली, जिसके निशान दीवारों और फर्श पर चीख चीख कर चिल्ला रहे थे कि यहाँ कुछ घंटे पहले ही मौत का नंगा नाच हुआ है। एक एक कर 3 लाशें आस पड़ोस के लोगों की आंखों के सामने आती हैं। पहली लाश अनुराग सिंह की, दूसरी लाश अनुराग की पत्नी प्रियंका की, और तीसरी लाश अनुराग की मां सावित्री की। आपको बता दें कि इन लोगों की हत्या गोली मारकर की गई थी, और साथ ही में इनके सर पर हथौड़े से बेदर्दी से कातिल ने वार भी किए थे। यानी एक बात तो साफ है कि कातिल किसी भी कीमत पर इन्हें जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। अब 3 लाशें घर के अंदर हैं, 3 बच्चे घर के बरामदे में बाहर खून से लथपथ हालत में पड़े हुए हैं। अब आपको बच्चों के बारे में बता दें कि जो 3 बच्चे बाहर बरामदे में पड़े हुए थे, उनमें से एक की मौत हो चुकी थी। एक बच्चा जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, जबकि एक बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको जिंदा बचाया जा सकता है। अब आस पड़ोस के लोग जब घर में अंदर आए थे, उस वक्त इसी घर का एक सदस्य जो है, जिसका नाम अजीत है, वो मौका वारदात पर मौजूद था, और उसी ने आस पड़ोस के लोगों को रोते हुए ये कहानी बताई कि उसका भाई अनुराग सिंह, जिसका इस वारदात में कत्ल हो गया है, अजीत ये बताता है कि ये वारदात किसी और ने नहीं, अनुराग ने ही की है, और अनुराग ने ही अपनी माँ और अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद अपने 3 मासूम बच्चों को भी दूसरी मंजिल पर जाकर छत से नीचे फेंक दिया। और इन 5 की हत्या करने के बाद अनुराग ने खुद भी सुसाइड कर लिया, यानी आत्महत्या कर अपने आप को उसने मौत की नींद सुला दिया। ये कहानी जो है वो अजीत गढ़ता है, अपने मन से बनाता है, और लोगों को सच बताकर वो यही कहानी उनके सामने पेश कर देता। अब जैसा कि हमने बताया कि बाहर जो 3 बच्चे मिले थे, उनमें से एक को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसकी सांसें चल रही हैं और अस्पताल ले जाने पर इसकी जान बचाई जा सकती है। अब आस पड़ोस के लोग जो हैं वो अजीत से उसकी गाड़ी की चाबी मांगते हैं ताकि बच्चे को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन अजीत जो है वो आनाकानी करता है, कार देने में वो देर करता है, लेट करता है लोगों को, और यही बात जो है वो लोगों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में एक शक पैदा करती है, और यहाँ से अजीत पर पहली बार किसी को शक होता है। अब एक रात पहले ही वारदात को अंजाम दिया जा चुका है, 6 हत्याएं की जा चुकी हैं, 3 बच्चों की लाश बाहर है, 3 बड़ों की लाश घर के अंदर पड़ी हुई है। अजीत लोगों को मन से बनाई हुई कहानी बता रहा है। अब जब ऐसा मंजर किसी घर में हो जहां एक साथ घर के ही 6 लोगों की हत्या कर दी हो, तो अब ऐसे केस में एंट्री होना बाकी थी पुलिस की, और कुछ ही देर में पुलिस को इस बात की इत्तला दी जाती है कि एक इतनी बड़ी वारदात को पालापुर गांव में अंजाम दिया है। फिर क्या था, सुनने के बाद तुरंत पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो पालापुर गांव और अनुराग सिंह के घर के तरफ सायरन बजाती हुई दौड़ लगाती हैं, और कुछ ही देर में पुलिस जो है वो मौका वारदात पर पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस अनुराग के घर के भीतर दाखिल होती है, वहां पर उन्हें अजीत मिलता है, और अजीत वही कहानी पुलिस के सामने भी रखता है जो उसने आस पड़ोस के लोगों को सुनाई थी। अजीत पुलिस को बताता है कि ये जो शख्स जिसकी लाश सामने पड़ी है, ये मेरा भाई है, इसका नाम अनुराग सिंह है, और किसी बात को लेकर एक रात पहले अनुराग का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ था, और वही झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरा भाई जो है वो पहले से कुछ मानसिक परेशान भी था, ये नशे का भी आदी था, और इसी गुस्से में इसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी, माँ की भी हत्या कर दी, और इन सबको जान से मारने के बाद अनुराग ने खुद भी सुसाइड कर लिया। अब पहली बार अजीत ने जब ये कहानी पुलिस के सामने रखी, तो पुलिस भी, अजीत उसी घर का अहम सदस्य था, खून का रिश्ता इन सब लोगों के साथ अजीत का था, उसके भाई भाभी की हत्या हुई थी, उसकी माँ की हत्या हुई थी, एक पूरा परिवार समाप्त हुआ था, और अजीत का उन लोगों से रिश्ता था। और जब वो ये कहानी बता रहा था, तो मोटे तौर पर पुलिस भी यही मान के चल रही थी कि जो अजीत बता रहा है वही सही होगा। अब अजीत की बताई हुई कहानी के अनुसार ही जो है वो खबर ये बाहर निकलती है। पुलिस भी यही मान के चल रही थी कि अजीत जो कह रहा है वही सही है। जैसे ही इस घटना की खबर चारों तरफ फैली,
मीडिया वगैरह और न्यूज चैनल्स पे ये खबर फ्लैश होने लगी। आप में से भी कई लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही ताजी ताजी ये खबर न्यूज चैनल्स पर फ्लैश हुई थी, उसमें यही बताया जा रहा था कि सीतापुर में ये जो हत्याकांड हुआ है, जिसमें 90 मिनट के अंदर कातिल ने पूरा परिवार खत्म कर दिया, उसका गुनहगार कोई और नहीं, अनुराग ही है। यानी वही शख्स जिसने सुसाइड किया है, उसी ने घर के 5 लोगों की हत्या की है। चारों तरफ जो है वो लोग इस खबर को जानने के बाद अनुराग सिंह को भला बुरा कह रहे थे। हर न्यूज चैनल पर अनुराग के लिए सनकी, हत्यारा, नशेड़ी और जाने कैसी कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अनुराग को जो है वो मेन क्रिमिनल बना दिया गया था। लेकिन हकीकत ये थी कि अनुराग तो बेगुनाह था, लेकिन दुनिया उसे कातिल समझ रही थी। और जो असली कातिल था वो लोगों की इसी भीड़ में अपना चेहरा छुपाकर ये सब चुपके से देख रहा था, और मन ही मन वो कातिल सोच रहा था कि उसकी प्लानिंग सक्सेस हो रही है। जो बेगुनाह है दुनिया उसे कातिल समझ रही है, और वो खुद जो कातिल है वो लोगों के बीच में एक भला इंसान बनकर लोगों की संवेदनाएं लूट रहा था, रो रहा था, और लोगों को ये दिखा रहा था कि ये जो वारदात हुई है उसका उसे गहरा सदमा लगा है, लेकिन इस कातिल का नकाब जो है वो हटना बाकी था। अब अजीत की प्लानिंग उसको सक्सेस होती हुई दिख रही थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था हूबहू वैसा ही हो रहा था। दुनिया अनुराग को कातिल समझ रही थी, और किसी का शक जो है वो अजीत की तरफ नहीं जा रहा था। पुलिस भी उसकी बताई हुई कहानी को सच मान रही थी, आस पड़ोस के लोग तो मान ही रहे थे, चारों तरफ न्यूज चैनल्स भी यही बता रहे थे कि इस कत्ल का जो इस वारदात को अंजाम दिया है वो अनुराग ने ही दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो इस घटना का पर्दाफाश हुआ, और जो कातिल समझा जा रहा था वो बेगुनाह निकला, और जिसे दुनिया समझ रही थी बेगुनाह वही निकला असली कातिल। क्या हुआ था ऐसा, क्या था टर्निंग पॉइंट जिसकी दम पर पुलिस ने इस मामले का पर्दाफाश किया, कहानी में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जिस परिवार में ये वारदात हुई है, अनुराग सिंह के इस परिवार को आप बेहतर तरीके से जान लें। ऐसा हमारा मानना है कि जब आप इस परिवार के बारे में बहुत कुछ जान लेंगे तो एक मोटी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी, और ये मामला आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा अजीत ने क्यों किया, और क्यों उसने अपने ही भाई और अपने ही एक परिवार को जो है वो खत्म कर दिया। अब ये वारदात जो है, जिस घर में इस वारदात को अंजाम दिया गया था, दरअसल वो घर था सावित्री देवी का। सावित्री जी जिनके 2 बेटे थे, अनुराग और अजीत। एक बेटा वो जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, और एक बेटा वो जिसकी इस वारदात में हत्या हो गई। अब अनुराग जो है वो सावित्री देवी का बेटा जिसकी हत्या हुई है, वो कभी आईएएस बनने का सपना अनुराग ने देखा था, और इसके लिए अनुराग जो है वो यूपीएससी की कोचिंग करने दिल्ली भी गया था। लेकिन किन्हीं कारणों से उसका यूपीएससी में सिलेक्शन तो नहीं हुआ, और अनुराग जो है वो लौटकर अपने सीतापुर के इसी बालापुर गांव में आकर अपनी खेती बाड़ी देखने लगा। आपको बता दें कि सीतापुर गांव में इस परिवार के पास थोड़ी बहुत नहीं, एक बड़ी जमीन थी। यानी ये घर 100 बीघा जमीन का मालिक था, और इसी 100 बीघा जमीन पर खेती बाड़ी का काम अब अनुराग देखने लगा। जबकि अनुराग का भाई अजीत जो है वो सरकारी मुलाजिम था, और गांव के ही एक स्कूल में वो टीचर की नौकरी करता था। यानी अजीत सरकारी नौकरी में था, और घर में जो एक और भाई है अनुराग, वो घर में 100 बीघा जो बड़ी खेती थी उनकी, वो उस काम को देखता था। ऐसा बताते हैं कि इस जमीन से अनुराग और अजीत के घर में लगभग 50-60 लाख रुपए साल की आमदनी होती थी। एक आलीशान घर गांव में बना हुआ था, जिसके हर कमरे में एसी लगे थे, गाड़ी थी, घोड़ा था, शान थी, शौकत थी, हर चीज इस परिवार के पास थी। जैसा कि हमारे देश में आप जानते हैं कि ज्यादातर जनसंख्या गरीबी के नीचे रहती है, और लोगों के पास 2 जून की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है। ऐसे में इस परिवार के पास जो है वो 100 बीघा जमीन थी। यानी पैसा कौड़ी को लेकर तो इस परिवार में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक बड़े किसान थे, एक भाई के पास इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, दूसरा भाई भी उसमें हिस्सेदार है, ऊपर से उसकी सरकारी नौकरी भी है। तो जाहिर सी बात है शादी संबंध भी अच्छी जगह हुए। अजीत की भी शादी हो गई, अनुराग की भी शादी हो गई। अब अनुराग की शादी जिस लड़की से होती है उसका नाम था प्रियंका। अनुराग और प्रियंका की जो है वो इस वारदात में हत्या कर दी गई। अब आपको बताते हैं हम प्रियंका के बारे में। अब ये जो प्रियंका है,
इसका पॉलिटिकल कनेक्शन था। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह जी। वीर बहादुर सिंह की रिश्ते में पोती लगती थी प्रियंका, और प्रियंका के रिश्ते में मामा लगते हैं फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में आने वाली विधानसभा सीट कैंपियरगंज से बीजेपी के विधायक हैं। वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, यानी प्रियंका का पॉलिटिकल कनेक्शन था। अब ये साफ हो चुका था और अब ये मामला बन चुका था हाई प्रोफाइल मर्डर का। अब हमने आपको बताया प्रियंका और अनुराग की शादी होती है, प्रियंका का पॉलिटिकल कनेक्शन है। शादी के बाद प्रियंका और अनुराग के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें 2 बेटी और 1 बेटा, यानी अनुराग, उसकी पत्नी और 3 बच्चे, 5 लोगों का ये परिवार। और छठवीं उनकी मां सावित्री। इन्हीं 6 लोगों की उस रात हत्या इस वारदात में कर दी गई। अब शादी हो गई अनुराग और प्रियंका की, 3 बच्चे उन्हें हो गए, लेकिन प्रियंका जो है वो अनुराग के साथ इस गांव में, सीतापुर के पालापुर गांव में वो नहीं रहती थी। प्रियंका अपने बच्चों के साथ लखनऊ में रहती थी, क्योंकि प्रियंका जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब भी करती थी। और प्रियंका का ये मानना था कि गांव में रहकर उसके बच्चों की जो है वो बेहतर एजुकेशन नहीं हो पाएगी, और बच्चों को एक अच्छी स्कूली एजुकेशन देने के लिए वो अपने बच्चों को लेकर लखनऊ में एक फ्लैट लेकर रहने लगी थी, और वहीं स्कूल में उनका दाखिला करा दिया था। वो चाहती थी कि कुछ पढ़ लिख कर उसके बच्चे आगे नाम कमाएं, कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में करें, जो एक हर माँ का सपना होता है। प्रियंका ने भी वही देखा था और इसमें कुछ गलत नहीं है, और वो अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए पूरी कर रही थी। वो लखनऊ में रहती थी उसके बच्चों के साथ, जबकि वीकेंड पर सैटरडे संडे वो इसी पालापुर गांव में अपने पति के पास आती थी। दिन 2 दिन पूरा परिवार साथ रहता था। बच्चे अपने पिता और माता के साथ यहाँ पर खूब खुशी से रहते थे। अनुराग और प्रियंका की जिंदगी भी जो है वो खुशी से चल रही थी, दोनों मजे से अपना जीवन जी रहे थे। तो अब आपने जाना अनुराग और प्रियंका के बारे में। अब आपको बताते हैं अजीत के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, अजीत जो है वो सरकारी टीचर था और गांव के ही एक स्कूल में उत्तर प्रदेश सरकार की वो नौकरी किया करता था। अजीत की भी शादी हो चुकी थी, अनुराग का भी परिवार था। अब अजीत और अनुराग के पिता, जिनकी 1 साल पहले ही मौत हो चुकी थी, उनकी मौत से पहले उन्होंने कुछ कर्ज लिया हुआ था बैंक से केसीसी के तौर पर, और ऐसा बताया जाता है कि तकरीबन 24-25 लाख रुपए का लोन उनके ऊपर था। और अजीत जो है वो यही चाहता था कि ये जो पिताजी का लोन है इसको पटा दिया जाए, इसको चुकता कर दिया जाए, क्योंकि 100 बीघा जमीन है जिस पर हर साल खेती बाड़ी होती है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस जमीन से इस परिवार को लगभग 50-60 लाख रुपए साल की आमदनी होती थी। और अजीत का ये मानना था कि इसी पैसे में से इस लोन को जो है वो चुकता कर दिया जाए। लेकिन अजीत की जो भाभी है प्रियंका, अनुराग की पत्नी, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि जमीन को बेचकर इस कर्ज को पटाया जाए। जो चलता पैसा है, जो आमदनी खेती से हो रही है, उस पैसे को इस लोन को भरने के लिए नहीं जाया किया जाए, जमीन को बेच दिया जाए। ऐसा भी बताते हैं कि उनके पिता की मौत के बाद इन दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हुआ था, जिसमें अजीत के हिस्से में 40 बीघा जमीन आई थी। और अजीत का ऐसा मानना था कि उसके साथ जो है वो ठीक नहीं हुआ है, उसके भाई को ज्यादा जमीन दी गई है, उसे कम जमीन मिली है। एक तो पिताजी के लोन वाली बात, ऊपर से जमीन के बंटवारे में अजीत को ये लगता था कि उसके साथ जो है वो जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है। और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में अक्सर विवाद हुआ करता था। अब ये दोनों भाइयों के बीच संपत्ति और लोन को लेकर एक विवाद चल रहा था। इस बात की खबर प्रियंका को भी थी, और प्रियंका ने ये खबर जो है वो अपने मायके में भी दे रखी थी कि लोन भरने को लेकर और जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों के रिश्ते जो है वो तनाव में है और अक्सर इनमें विवाद होता रहता है। अब इन दोनों भाइयों में जमीन के बंटवारे और पिताजी के लिए गए लोन को पटाने के लिए अक्सर विवाद होता रहता था। ये जानकारी प्रियंका ने अपने मायके में भी दे रखी थी, हमने आपको बताया। और अनुराग का जो साला है, प्रियंका का भाई अंकित, जब वो ये खबर न्यूज चैनल्स पर देखता है कि उसकी बहन और उसके 3 बच्चों का मर्डर हो गया है और इस पूरे कत्ल का इल्जाम जो है वो उसके जीजा पर लग रहा है, तो अनुराग का साला अंकित दौड़ा दौड़ा सीतापुर के इसी पालापुर गांव पहुंचता है और लोगों के सामने इस बात को रखता है कि झूठी खबर है, ये झूठी कहानी बताई जा रही है, इस वारदात को किसी और ने नहीं, मेरे जीजा के भाई
अजीत ने अंजाम दिया है और वो खुले तौर पर अजीत को एक कातिल की तरह ट्रीट करता है और पुलिस को भी एक लिखित में शिकायत देता है कि उसके जीजा को जहां चारों तरफ क्रिमिनल समझा जा रहा है, दरअसल उसके जीजा बेकसूर हैं, उनकी तो खुद हत्या हुई है, जबकि जो कातिल है वो कोई और नहीं, जीजा का भाई अजीत है। क्योंकि अनुराग के साले का पुलिस से ये भी कहना था कि वो जानता है कि अनुराग अपनी पत्नी प्रियंका और तीनों छोटे बच्चों से कितना प्यार करते थे। ऐसा संभव है ही नहीं कि अपने बच्चों से इतना प्यार करने वाला अनुराग अपने ही बच्चों का इतनी बेदर्दी से कत्ल कर देगा। वो अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और ये नहीं माना जा सकता कि वो अपनी ही पत्नी और बच्चों को जान से मार सकता है। अंकित जो है वो चीख चीख कर पुलिस के सामने यही कह रहा था कि इस घटना को अजीत ने अंजाम दिया है। अब एक तरफ अंकित जो है वह अजीत पर खुले तौर पर इल्जाम लगा रहा था और प्रियंका जहां लखनऊ में फ्लैट पर रहती थी अपने बच्चों के साथ और अनुराग यहाँ पालापुर गांव में रहता था, लेकिन प्रियंका तो यहाँ गांव आती रहती थी अनुराग के पास। कभी कभी अनुराग भी लखनऊ अपने बच्चों और पत्नी के पास जाता था, वहां रुकता था और वहां जो प्रियंका के पड़ोसी थे उन लोगों ने भी यही बताया कि अनुराग जब कभी अपनी पत्नी और बच्चों के पास यहाँ आता था तो वो अपने बच्चों से किस तरीके से मिलता था, उन्हें कितना प्यार करता था, ये सब हमने आंखों से देखा है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने पत्नी और बच्चों से इतना प्यार करने वाला व्यक्ति उनकी ही इतनी बेदर्दी से हत्या कर दे। अब पुलिस का शक जो है वो मजबूत होता जा रहा था कि हो ना हो अजीत का इस मामले में हाथ हो सकता है, क्योंकि अजीत के पास इन सब का मर्डर करने का मोटिव भी था। क्योंकि इन सब के रास्ते से हटने के बाद जो पूरी 100 बीघा जमीन थी वो अजीत के हिस्से ही आने वाली थी, तो अजीत के पास मोटिव तो था। अब पुलिस ने अजीत को जो है वो शक की नजरों से देखना चालू कर दिया, क्योंकि अनुराग सिंह का साला खुले आम अजीत पर इल्जाम लगा रहा था कि ये कत्ल अजीत ने ही किए हैं और ये शक शुबहों और इल्जाम का दौर चल ही रहा था कि इतने में ये जो 6 लोग जिनकी हत्या हुई थी इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आ जाती है और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है, जिसके बाद ये मामला पूरी तरीके से पलट जाता है। होता है यूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर इस बात का खुले तौर पर जो है वो उल्लेख करते हैं, मेंशन करते हैं कि अनुराग के सर में 2 गोलियां मिली हैं। यानी अब ये मामला जो है वो 5 कत्ल और 1 सुसाइड का ना होकर शुद्ध रूप से 6 कत्ल का है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सुसाइड करने के लिए अपने सर में 2 गोलियां नहीं मार सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने ही सर में गोली मारे और उसके बाद वो एक बार और अपने आप को शूट करे? ये पॉसिबल नहीं है। और पुलिस अब ये मान चुकी थी कि ये सुसाइड नहीं है बल्कि अनुराग का भी मर्डर हुआ है और अनुराग के सर में जो दूसरी गोली मिली थी उसी ने पुलिस के हाथ जो है वो अजीत की गिरेबान तक पहुंचा दिए। अब पुलिस समझ चुकी थी कि अनुराग का भी मर्डर हुआ है, बाकी लोगों का भी मर्डर हुआ है, यानी इन 6 में कातिल नहीं है, कातिल कोई और है। कातिल के लिए चीख चीख कर अनुराग का साला कह रहा है कि अजीत ही कातिल है। इसके बाद जो है वो पुलिस अपने एक्शन में आती है और अजीत से करती है सख्ती से पूछताछ। और आपको पता है जब पुलिस सख्ती बरतती है तो अच्छे अच्छे अपराधी और कातिल तोते की तरह बोलते हैं, और वही इस मामले में भी हुआ। और पुलिस की सख्ती के बाद अजीत जो है वो टूट गया और अजीत ने कबूल कर लिया कि इस पूरी वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने अंजाम दिया है। इसके बाद अजीत ने जो कहानी पुलिस के सामने सुनाई और बताया कि कब, कहां, कैसे और क्यों उसने इस वारदात को अंजाम दिया, बिल्कुल हूबहू वही कहानी अब हम आपको बताते हैं। अजीत ने पुलिस को बताया कि उसके पिताजी के लोन को लेकर वो अक्सर अपने भाई और भाभी से बात करता था और उनसे ये कहता था कि जो खेती से एक बड़ी आमदनी हर साल होती है इसी रकम में से पिताजी का लोन जो है वो पटा दिया जाए। लेकिन अजीत ने ये भी पुलिस को बताया कि उसकी भाभी जो है प्रियंका वो हमेशा रोड़ा बनती थी और वो अपने भाई मतलब अजीत के भाई अनुराग को रोकती थी कि नहीं, इस रकम में से आप ये लोन नहीं पटाएंगे, बल्कि लोन अगर पटाना है तो जमीन को बेचकर पटाया जाएगा। जबकि अजीत का ये मानना था कि वो जमीन नहीं बेचना चाहता, यही जो पैसा हर साल खेती से आता है उसी से लोन को पटाया जाए। यानी यही थी मुख्य वजह
लोन का पैसा। और अजीत को ये भी लगता था कि बंटवारे में उसे जमीन कुछ कम मिली है और इसका कारण भी वो अपनी भाभी को मानता था। यानी प्रियंका और अजीत के बीच नफरत जो है वो काफी समय से पल रही थी और इस रात वो नफरत ने ऐसा अंजाम दिखाया जिसके बाद इस घर का खात्मा ही हो गया। अब अजीत और प्रियंका के बीच में जो नफरत पनप रही थी वो तो आप समझ चुके हैं। अब अजीत को ये खबर लग गई कि शुक्रवार को यानी घटना से एक दिन पहले प्रियंका जो है वो गांव आने वाली है अपने बच्चों के साथ। और अजीत ने ये तय कर लिया था कि वो अब प्रियंका को यहाँ से जिंदा नहीं वापस जाने देगा और वो सबका मर्डर कर देगा। ऐसी प्लानिंग अजीत ने पहले ही कर रखी थी। अजीत सरकारी नौकरी में था लेकिन उसे इस घटना को अंजाम देना था तो उसने मेडिकल वगैरह लेकर अपनी छुट्टी पहले ही ले ली थी। अब प्रियंका अपने बच्चों के साथ आ जाती है गांव में। अजीत की तैयारी ये थी कि रात में जब सब लोग खाना खाएंगे तो उस खिचड़ी में अजीत ने जो है वो नशे की गोलियां मिला दी थी और वो ये चाहता था कि सब ये खिचड़ी खा ले और उसके बाद नशे की गोली का असर होगा, सब बेहोश हो जाएंगे और बेहोशी की हालत में वो सबकी आसानी से हत्या कर देगा। कहीं कोई चीख पुकार भी नहीं होगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, उसका प्लान सक्सेस हो जाएगा। लेकिन होता है यूं कि उस रात जो है प्रियंका और अनुराग घर पर खाना ही नहीं खाते हैं। वो पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर चले जाते हैं और वहीं से खाना खाकर घर लौटते हैं। खाना बाहर से खा के आ चुके थे तो जाहिर सी बात है कि अब अपने अपने कमरे में सब सोने चले जाते हैं। सावित्री जी अपने मतलब अनुराग की माँ अपने कमरे में सो जाती हैं। प्रियंका 3 बच्चों को लेकर एक कमरे में सो जाती है जबकि अनुराग जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही एक कमरे में सो रहा होता है। अब अजीत का प्लान उसको फेल होता हुआ दिखता है लेकिन अजीत ने जो इरादा है वो पक्का कर लिया था कि चाहे कुछ हो जाए आज वो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब प्रियंका एसी चलाकर अपने 3 बच्चों के साथ आराम से कमरे में सो रही थी। अब अजीत जो है वो एसी का तार काट देता है और लाइट भी गायब कर देता है घर की कुछ देर बाद। तो अब प्रियंका जो है वो गर्मी से परेशान हो जाती है। बच्चे तो छोटे थे तो वो सो चुके थे, उनकी नींद नहीं खुली, वो वहीं सोते रहते हैं। लेकिन प्रियंका की नींद खुल गई थी, गर्मी के कारण वो सो नहीं पा रही थी तो वो अपना बिस्तर लेकर ऊपर छत पर सोने के लिए चली जाती है। अब जैसे ही प्रियंका अपना बिस्तर लेकर छत पर पहुंचती है वहां अजीत आ जाता है। अजीत के अंदर तो उस समय शैतान था। अजीत अपनी भाभी से एक बार फिर वही विवाद की बात करता है यानी लोन पटाना और जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होती है और ऐसी तनातनी के बीच ही अजीत निकाल कर देसी कट्टा अपनी भाभी के ऊपर वार कर देता है और गोली लगने से प्रियंका की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोली चलने की आवाज और प्रियंका की चीखें सुनकर जो सावित्री जी हैं यानी अजीत और अनुराग की माँ अपने कमरे से बाहर निकल कर आती हैं और वह अजीत को प्रियंका का कत्ल करते हुए देख लेती हैं। इसके बाद अजीत अपनी माँ की भी हत्या कर देता है। फिर अजीत बताता है कि माँ और भाभी की हत्या करने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर आता है जहाँ उसका भाई अनुराग सो रहा था और वह अनुराग के सर पर भी बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक से यानी कनपट्टी पर बंदूक रखकर देसी कट्टा चला देता है और एक गोली अनुराग के सर में मार देता है। अब अजीत ने पुलिस को ये बताया कि दरअसल वो इन 3 बच्चों की हत्या है वो करना नहीं चाहता था और उसने इन 3 बच्चों को जब ये पूरा मर्डर अजीत इन 3 लोगों का कर रहा था तो उसी चीख पुकार में बच्चों की भी नींद खुल गई और बच्चे अपने कमरे में उठ गए। अब अजीत इन बच्चों के पास जाता है और बच्चों को ये बताता है कि उनके पिता अनुराग ने उनकी माँ और दादी की हत्या कर दी है और खुद भी सुसाइड कर लिया है। और जैसे ही अजीत बच्चों को ये बताता है अपनी मनगढ़ंत कहानी, इसके बाद मारे डर के जो है वो बच्चे रोने लगते हैं और अजीत को लगता है अगर ये बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे और इनकी आवाज सुनकर लोग अचानक घर में आ जाएंगे तो वो फंस जाएगा। और इसी डर के कारण अजीत अनुराग की बड़ी बेटी आरना के सर में भी गोली मार देता है। लेकिन आपको बता दें ये जो गोली आरना को यानी 12 साल की अनुराग की बेटी को अजीत ने मारी थी वो उसके गले से आर पार होती हुई अनुराग के सर में जा धंसी क्योंकि अनुराग की लाश वहीं बाजू में थी और ये जो गोली बच्ची के गले से आर पार होती हुई अनुराग के सर में जाकर लग गई थी। यही दूसरी गोली पोस्टमार्टम में डॉक्टरों के सामने आई और यही बना वो टर्निंग पॉइंट जिसने पुलिस के हाथ अजीत की गिरबान तक पहुंचा दी। अब बड़ी बेटी को गोली मारने के बाद बाकी दोनों छोटे बच्चों को भी अजीत दूसरी मंजिल पर लेके जाता है
और अब वो इन्हें भी किसी कीमत पर जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इन्होंने वो सब देख लिया था जो अजीत नहीं चाहता था कि किसी तक इस बात की खबर पहुंचे। और वो बड़ी बेटी को भी घसीट कर उसकी लाश ऊपर ले जाता है और उसको वहां से नीचे फेंक देता है। इसके बाद 8 साल की बेटी और 7 साल का अनुराग का एक बेटा, इन दोनों को भी अजीत बारी बारी दूसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है और बेदर्दी से इन मासूम बच्चों की भी हत्या उसके द्वारा कर दी जाती है। अब 3 बच्चों को दूसरी मंजिल से इसने नीचे फेंक दिया है। अंदर घर में 3 लाशें पहले से ही पड़ी हुई हैं। इसके बाद भी अजीत को लगता है कि कहीं इनमें से कोई जिंदा नहीं बच जाए, तो वो हथौड़े से सबके सरों पर जाकर वार करता है ताकि किसी भी कीमत पर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचे। अब जैसा कि हमने बताया कि अनुराग की बड़ी बेटी को जो गोली अजीत ने मारी थी, वही गोली बच्चे से आर पार होते हुए अनुराग के सर में जा सी, और इसी गोली के कारण यह साफ हो सका कि अनुराग ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसका भी मर्डर हुआ है। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप ये तो समझ चुके होंगे कि ये एक साधन संपन्न परिवार था। पैसे की यहाँ कोई कमी नहीं थी। लखनऊ में मकान था, गांव में एक बड़ा आलीशान मकान था, 100 बीघा जमीन थी, 50-60 लाख रुपए साल खेती से आमदनी होती थी। प्रियंका भी नौकरी करती थी, अजीत भी सरकारी नौकरी करता था। इस घर में कहीं किसी लेवल पर कोई कमी नहीं थी। अगर सिर्फ कोई कमी थी तो वो प्यार और अपनेपन की कमी थी। और आपको पता है कि जहाँ प्यार नहीं होता है वहाँ नफरत जो है वो अपने पैर पसार लेती है, और इस वारदात में भी वही हुआ। और उसी नफरत ने उस रात ऐसा रूप अख्तियार किया जिसे देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अब अजीत के इस कबूलनामे के बाद पुलिस जो है वो एक मजबूत केस बनाकर, क्योंकि पुलिस के पास गवाह भी हैं, सबूत भी हैं, हथियार मिल चुके हैं, अजीत ये कबूल कर चुका है कि इस पूरी वारदात को उसी ने अंजाम दिया है, तो जाहिर सी बात है एक मजबूत केस बनाकर पुलिस अदालत में अजीत के खिलाफ पेश करेगी। और बहुत मुमकिन है कि इस हत्याकांड के लिए अजीत को फांसी की सजा सुनाई जाए। अगर किन्हीं कारणों से उसे फांसी की सजा नहीं भी सुनाई जाती तो ये तो तय है कि उम्र कैद की सजा तो उसे होनी ही है। यानी अगर अजीत को भीख में जिंदगी मिलती भी है तो उसकी वो बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। सीतापुर में ये जो हत्याकांड हुआ है, जिसमें कुछ पैसों के लालच और आपसी विवाद के चलते एक पूरा परिवार खत्म हो गया, हम आपको यही बताना चाहते हैं। और ये जो घटना है वो हम सब लोगों को यही मैसेज देती है कि बातचीत से ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। बेहतर होता कि ये दोनों भाई बैठकर आपस में इस विवाद का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते। और दोनों, एक भाई तो अब जान से ही चला गया, दूसरे भाई की जो जिंदगी है वो अब जेल में ही कटनी है। यानी हासिल दोनों को कुछ नहीं हुआ। बैठकर अगर बातचीत करते तो दोनों अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा भी कर सकते थे। यकीनन रिश्तों में जो खटास है, जो रिश्तों में आपसी नफरत है, उस कारण कितनी बड़ी घटनाएं जो है वो सामने आ सकती हैं। इसकी एक बानगी बनकर, इसकी नज़ीर बनकर लंबे समय तक सीतापुर का यह हत्याकांड लोगों के बीच में याद किया जाएगा। और हम यही चाहते हैं कि आप और हम भी इससे यही सबक लें कि आपस में घर में जो है वो प्यार से रहें, अपनापन रखें, क्योंकि अगर प्यार होगा तो नफरत उस घर में कभी पनप नहीं पाएगी और ऐसी कोई भी घटना किसी के साथ ना हो, यही हमारी दुआ है। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज क्राइम कैप की हमारी ये स्टोरी? हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके अपने चैनल क्राइम कैप से जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम निकले हैं एक ऐसी मुहिम पर जिसमें हमें बनाना है क्राइम फ्री समाज, और हमें उसमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपना सपोर्ट हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दे सकते हैं। आगे किसी और वारदात की दास्तान के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद।